जरा सोचिए, एक आम दिन है, कोई इंसान अपने दिन भर के काम से थका हारा घर लौटता है। हाँ, और बस आराम से अपने सोफे पर बैठता है। बिल्कुल। और अचानक फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आती है। इंसान बिना ज्यादा सोचे बस वो कॉल उठा लेता है। जो कि बहुत ही आम बात है, कोई भी उठा लेगा। हाँ, और महज 5 सेकंड के अंदर उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी, उसकी इज्जत, उसका करियर सब दांव पर लग जाता है। सच में ये बहुत डरावना है। और सबसे अजीब बात यह है कि कोई जटिल हैकिंग नहीं हुई, कोई कंप्यूटर वायरस नहीं आया, किसी ने पासवर्ड भी नहीं चुराया। सिर्फ एक कॉल और एक ऐसा जाल बिछ गया जिससे निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम डिजिटल दुनिया के सबसे खौफनाक और तेजी से फैलते अपराध पर बात कर रहे हैं, सेक्सटॉर्शन स्कैम्स। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर मानते हैं कि डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा खतरा वो हैकर है जो किसी अंधेरे कमरे में बैठकर कोडिंग कर रहा है। फिल्मों वाला हैकर। हाँ, फिल्मों वाला। लेकिन जो रिसर्च और डेटा आज हमारे सामने है, वो एक बहुत ही अलग और डरावनी तस्वीर पेश करता है। और ये तस्वीर इसलिए डरावनी है क्योंकि यहाँ कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर हैक नहीं हो रहा है। अच्छा, तो फिर हैक क्या हो रहा है? यहाँ सीधे तौर पर इंसान की भावनाओं को, उसके डर और उसकी शर्म को हैक किया जा रहा है। मतलब इसे सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं कह सकते? बिल्कुल नहीं। सेक्सटॉर्शन को अगर सिर्फ एक पैसों की ठगी मान लिया जाए तो ये इस समस्या को बहुत छोटा करके आंकना होगा। जब किसी आम ऑनलाइन फ्रॉड में बैंक खाते से पैसे कटते हैं तो इंसान को वित्तीय नुकसान होता है, लेकिन वो किसी से बात कर सकता है, पुलिस के पास जा सकता है। सही बात है, वो खुलकर बता सकता है कि मेरे पैसे चोरी हो गए। बिल्कुल। लेकिन सेक्सटॉर्शन के मामले में पैसे छीनने के साथ साथ जो मानसिक और भावनात्मक टॉर्चर होता है वो व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देता है। और मौजूदा डेटा बताता है कि युवा, कॉलेज के छात्र, नौकरी पेशा लोग और यहाँ तक कि अकेलेपन के शिकार इंटरनेट यूजर्स तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है? नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या डेटिंग एप्स हो, इनका जिस तरह से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है वो इस पूरी चीज को बेहद खतरनाक बना देता है। ये जो इमोशनल हैकिंग वाली बात आपने कही, ये सच में डराने वाली है। लेकिन मुझे ना इसकी शुरुआत के बारे में समझना है। मतलब ठीक है, आइए इसकी परतें खोलते हैं। ये पूरा खेल शुरू कैसे होता है? ये बहुत ही चालाकी से शुरू किया जाता है। कोई इंसान इतनी आसानी से इस जाल में कैसे फंस जाता है? हमारी जानकारी में सबसे पहला तरीका जो सामने आया है वो है रैंडम वीडियो कॉल ट्रैप। जी। लेकिन एक बात सोचिए, अगर किसी अनजान आकर्षक प्रोफाइल से कॉल आती है और स्क्रीन पर कुछ अश्लील चल रहा हो तो कोई भी समझदार इंसान तुरंत कॉल काट देगा ना? बिल्कुल काट देगा। तो महज 3 या 4 सेकंड में कोई स्कैमर क्या ही कर लेगा। यही तो इस ट्रैप की सबसे बड़ी खूबी है। स्कैमर को कोई लंबा वीडियो नहीं चाहिए। अच्छा। उसे सिर्फ वो 1 सेकंड चाहिए जिसमें इंसान का चेहरा स्क्रीन पर साफ दिख रहा हो और दूसरी तरफ वो आपत्तिजनक वीडियो चल रहा हो। ओह। जब कॉल आती है तो स्क्रीन स्प्लिट होती है। आधे हिस्से में वो अश्लील वीडियो होता है और आधे हिस्से में कॉल उठाने वाले का चेहरा। मतलब जब तक इंसान को समझ आता है। हाँ, कॉल उठाने वाला इंसान जब तक स्थिति को समझकर पैनिक में कॉल काटता है तब तक स्कैमर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर चुका होता है। अरे बाप रे, सिर्फ 1 या 2 सेकंड में? जी। इसके बाद तकनीक का इस्तेमाल करके उस वीडियो को थोड़ा बहुत एडिट किया जाता है ताकि वो असली लगे। और बस वो 3 सेकंड का क्लिप? हाँ, वो 3 सेकंड का क्लिप उस इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होता है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं तो ये बिल्कुल डिजिटल किडनैपिंग जैसा लग रहा है। बहुत ही सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ किसी इंसान को शारीरिक रूप से अगवा नहीं किया जा रहा है। यहाँ उसकी सामाजिक छवि, उसकी प्रतिष्ठा और उसके सम्मान का अपहरण कर लिया गया है। बिल्कुल। और फिर उसी छवि को बर्बाद करने की धमकी देकर फिरौती मांगी जा रही है। ये तुलना बहुत सटीक है। बल्कि मैं कहूंगी कि ये शारीरिक अपहरण से भी ज्यादा जटिल है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ कोई पुलिस को फोन करने से भी डरता है और ये सिर्फ अचानक आने वाली कॉल तक सीमित नहीं है। अच्छा, और भी तरीके हैं? हाँ, जो दूसरा तरीका सामने आया है जिसे फेक प्रोफाइल ट्रैप कहते हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें समय लगता है। समय लगता है? मतलब ये कोई तुरंत होने वाला स्कैम नहीं है? नहीं, ये एक धीमा जहर है। अपराधी इंस्टाग्राम, फेसबुक या डेटिंग एप्स पर एक नकली प्रोफाइल बनाते हैं। वो तुरंत कोई बात नहीं करते। वो बाकायदा हफ्तों तक सामने वाले से गहरी बातचीत करते हैं, एक झूठा भरोसा कायम करते हैं।
मतलब वो इंसान के अकेलेपन का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। जब पीड़ित को लगने लगता है कि उसे कोई समझने वाला मिल गया है, तब वो वीडियो चैट शुरू करते हैं या प्राइवेट तस्वीरें मांगते हैं। ओह, और एक बार वो तथाकथित सबूत उनके हाथ लग गया तो सारा प्यार और भरोसा रातों रात भयानक धमकियों में बदल जाता है। मुझे यहीं पर आकर ना सबसे बड़ी उलझन होती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या उलझन? ठीक है, मान लिया कि कोई इंसान फंस गया और वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अब ब्लैकमेल के डरावने संदेश आने शुरू होते हैं कि 10,000 रुपए भेजो वरना वीडियो वायरल कर दूंगा जी, या तुम्हारी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरे पास है। जी, ऐसे मैसेज आते हैं। तो अगर कोई अनजाना आदमी अचानक पैसे मांगे तो तर्क यही कहता है कि तुरंत उसे ब्लॉक कर दो या सीधे पुलिस के पास जाओ। कोई भी समझदार पढ़ा लिखा इंसान अपनी मेहनत की कमाई एक अनजान अपराधी को लगातार क्यों देता रहता है? ये तो बिल्कुल भी तार्किक नहीं लगता। ये इसलिए तार्किक नहीं लगता क्योंकि अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ के देखें तो हम इस स्थिति का विश्लेषण एक शांत दिमाग से कर रहे हैं। मतलब जब ये होता है तो दिमाग शांत नहीं रहता? बिल्कुल नहीं। जब किसी व्यक्ति के फोन पर अचानक उसकी खुद की एक मॉर्फ्ड या आपत्तिजनक वीडियो आती है और साथ में उसके पिता, उसकी बहन या उसके बॉस का नंबर लिख कर आता है। अरे बाप रे, परिवार वालों के नंबर? हाँ, वो लिखते हैं कि अगले 5 मिनट में ये वीडियो इन्हें भेजी जा रही है। तो उस व्यक्ति के दिमाग में एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है। अच्छा, जिसे मनोविज्ञान में एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। एमिगडाला हाईजैक, ये क्या होता है? इस स्थिति में इंसान का दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क और समझदारी से फैसले लेता है, वो कुछ देर के लिए पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। मतलब उस वक्त इंसान सोच ही नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या है? बिल्कुल नहीं सोच पाता। वो सिर्फ उस खतरे से बचना चाहता है जो उसे सामने दिख रहा है। और वो खतरा कोई शारीरिक चोट नहीं है, वो खतरा है समाज में बदनामी का। हमारी रिसर्च गहराई से ये स्थापित करती है कि सेक्सटॉर्शन का सबसे खतरनाक हथियार डर और शर्म है। बदनामी का डर। पीड़ित के दिमाग में जो सवाल गूंजते हैं वो बहुत निजी होते हैं। जैसे मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, मेरा करियर तो आज ही खत्म हो जाएगा, समाज मुझे कैसे जज करेगा, हाँ, मेरे दोस्त जीवन भर मेरा मजाक उड़ाएंगे। हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी इज्जत अक्सर उसके जीवन या पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होती है। सच में। और स्कैमर्स इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। समाज का यही डर इन स्कैमर्स के लिए एक सुरक्षित इकोसिस्टम तैयार करता है जहां पीड़ित एक गहरी चुप्पी साध लेता है। बिल्कुल, वो ना परिवार को कुछ बताता है, ना पुलिस में जाता है, बस चुपचाप पैसे भेजता रहता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे ये अपराधी हमारी ही सामाजिक संरचना और हमारी मानसिकता को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल गेम है। अब उस इंसान की कल्पना करते हैं जो इस अमिगडाला हाईजैक और पैनिक के कारण टूट जाता है। वो सोचता है कि चलो 10 या 20,000 रुपए की बात है, मैं दे देता हूँ और ये बुरा सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। तो वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। क्या ब्लैकमेल वहीं रुक जाता है? दुर्भाग्य से वही सबसे बड़ी गलती होती है। मतलब पैसे देने के बाद भी नहीं रुकता? जो सच्चाई सामने आई है वो ये है कि एक बार पैसे भेजने के बाद ब्लैकमेल कभी बंद नहीं होता। जब कोई व्यक्ति पहली बार पैसे भेजता है तो उसे लगता है कि उसने अपनी आजादी खरीद ली है, लेकिन स्कैमर के नजरिए से देखें तो वो तो इसे कमजोरी मानेंगे ना। बिल्कुल, पैसे मिलना इस बात का सबूत है कि शिकार पूरी तरह से डर चुका है। ये उनके लिए एक सिग्नल है कि ये इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी जंगली जानवर को अपने घर के बाहर खाना खिलाना। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कोई इंसान उस जानवर को खाना इस उम्मीद में खिलाता है कि वो संतुष्ट होकर वापस जंगल में चला जाएगा, लेकिन असलियत में वो नहीं जाता। वो वही मंडराता रहता है। हाँ, उसे पता चल जाता है कि यहाँ आसानी से शिकार मिलता है, तो वो अगले दिन और ज्यादा भूख लेकर वापस आता है और अपने साथ 2-4 और जानवरों को भी ले आता है। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। पैसे देना उस जंगली जानवर को खाना खिलाने जैसा ही है। मतलब पैसे देना ही सबसे बड़ी गलती है। डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पैसे देने से दबाव कभी कम नहीं होता, बल्कि ये लगातार बढ़ता जाता है। स्कैमर और ज्यादा पैसे मांगना शुरू कर देता है और यहाँ स्कैमर्स एक और मनोवैज्ञानिक चाल चलते हैं। वो क्या? जब उन्हें लगता है कि पीड़ित अब और पैसे नहीं दे पा रहा है तो वो कहानी में एक नया किरदार ले आते हैं। नया किरदार? मतलब वो अपनी रणनीति बदल लेते हैं? जी, कई मामलों में सामने आया है कि ब्लैकमेलिंग के बीच में अचानक पीड़ित को एक नई कॉल आती है। अच्छा। और ट्रू कॉलर पर नाम दिखाता है साइबर सेल या सीबीआई ऑफिसर।
बाप रे। कॉल उठाने पर दूसरी तरफ से कोई भारी और आधिकारिक आवाज में बात करता है। वो कहता है कि हम साइबर क्राइम से बोल रहे हैं, आपका एक अश्लील वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। हे भगवान, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। उनके पास नकली आईडी कार्ड्स होते हैं। व्हाट्सएप की डीपी पर पुलिस की वर्दी में फोटो होती है। वो नकली पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर इस मामले को रफा दफा करना है तो और पैसे दो। हाँ, वो कहते हैं कि वीडियो को डिलीट करवाना है तो तुरंत 50,000 रुपए जुर्माने के तौर पर जमा करने होंगे। अरे बाप रे, एक तो इंसान पहले से ही डरा हुआ है, ऊपर से पुलिस के नाम का खौफ। ये तो किसी भी आम आदमी को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देने के लिए काफी है। वो इंसान तो यही सोचेगा कि अब तो पुलिस भी शामिल हो गई, अब तो बचना नामुमकिन है। और यही वजह है कि लोग अपना घर, गाड़ी, गहने तक बेचकर इन स्कैमर्स को पैसे दे देते हैं। ये तो बहुत ही भयंकर स्थिति है। शक्ति संतुलन पूरी तरह से स्कैमर के पक्ष में चला जाता है। जब तक पीड़ित दृढ़ता से ये तय नहीं कर लेता कि वो 1 रुपया भी नहीं देगा, तब तक ये चक्र नहीं टूटता। बिल्कुल, ये भयानक चक्र कभी नहीं टूटता। तो अब सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं। अगर पैसे देना समाधान नहीं है तो फिर समाधान क्या है? मान लीजिए कोई इस वक्त इस दमघोटू जाल में फंसा हुआ है, उसे वीडियो वायरल करने की धमकियां मिल रही हैं। उसे क्या करना चाहिए? क्या वो तुरंत अपना फोन समुंदर में फेंक दे या अपना नंबर हमेशा के लिए बंद कर दे? नहीं, फोन बंद कर देना या डर के मारे छिप जाना समस्या का समाधान नहीं है। तो फिर क्या कदम उठाने चाहिए? लेकिन पैनिक न करना तो बहुत मुश्किल है इस स्थिति में। है, लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, वो चाहते ही यही है कि व्यक्ति पैनिक करे। इसलिए गहरी सांस लेना और ये समझना जरूरी है कि ये एक संगठित अपराध है और आप इसके अकेले शिकार नहीं है। दूसरा कदम जो सबसे महत्वपूर्ण है, पैसे बिल्कुल मत भेजिए। 1 रुपया भी नहीं? 1 रुपया भी नहीं। चाहे वो कितनी भी बड़ी धमकी क्यों ना दें, चाहे वो नकली पुलिस बनकर कॉल करें, एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं करना है। लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो क्या वो सच में उस वीडियो को परिवार और दोस्तों को भेज देंगे? यही तो सबसे बड़ा डर है ना। ये एक बहुत ही वाजिब डर है, लेकिन हमें स्कैमर्स के काम करने के तरीके को समझना होगा। अच्छा, उनका तरीका क्या है? उनके लिए ये एक बिजनेस है। वो एक दिन में 100 लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। उनका लक्ष्य पैसे कमाना है, किसी से निजी दुश्मनी निकालना नहीं। जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा है और उसने डरना बंद कर दिया है, तो वो अपना समय बर्बाद नहीं करते। वो किसी नए शिकार की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। मतलब वीडियो वायरल करने में उनका कोई फायदा नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार वीडियो आउट हो गया तो उनका ब्लैकमेल करने का हथियार ही खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, ये बात सच में बहुत गहरी है। मतलब ब्लैकमेलर की ताकत उस वीडियो में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वो उस वीडियो को लेके आपको डरा सकता है। एकदम सही पकड़े हैं आप। तो अब अगला कदम क्या होना चाहिए? ज्यादातर लोग डर के मारे तुरंत उस चैट को डिलीट कर देते हैं और नंबर ब्लॉक कर देते हैं ताकि बात खत्म हो जाए। चैट डिलीट करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। अच्छा। हाँ, सबूतों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट्स लेने चाहिए पूरी चैट के, उन नंबरों के जिनसे कॉल या मैसेज आ रहे हैं। कोई भी पेमेंट रिक्वेस्ट या यूपीआई आईडी जो उन्होंने भेजी है, उनके यूजर नेम, और अगर उन्होंने कोई वीडियो लिंक भेजा है तो उसे भी सेव करें। मतलब ये सब पुलिस की जांच के लिए? जी, ये सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स आगे चलकर पुलिस की जांच में बहुत काम आते हैं। और ये सारे स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद क्या उस इंसान को ब्लॉक कर देना चाहिए? हाँ, स्क्रीनशॉट्स और सबूत इकट्ठा करने के तुरंत बाद उस अकाउंट को हर प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें और ब्लॉक कर दें। इसके साथ ही अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम की प्राइवेसी सेटिंग्स को तुरंत सबसे कड़े स्तर पर सेट कर लें। प्रोफाइल प्राइवेट कर लें? बिल्कुल। अपनी फ्रेंड लिस्ट या कॉन्टैक्ट लिस्ट को पब्लिक से हटाकर ओनली मी पर कर दें, ताकि स्कैमर आपके दोस्तों तक ना पहुंच सके। ये बहुत जरूरी टिप है। इसके बाद का कदम कानूनी है। बिना किसी देरी के साइबर क्राइम में आधिकारिक शिकायत दर्ज करानी चाहिए। कहाँ कर सकते हैं शिकायत? भारत में इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, या फिर सीधे हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 1930, ये नंबर याद रखना चाहिए। इन सब कानूनी और तकनीकी कदमों के बीच एक बात और सामने आती है, जिसका जिक्र मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। वो है किसी अपने से बात करना।
ये कितना कारगर साबित होता है? मैं कहूंगी कि ये शायद पुलिस में जाने से भी ज्यादा कारगर है। सच में? हाँ, सेक्सटॉर्शन के मामले में चुप्पी ही स्कैमर का सबसे बड़ा हथियार है। जिस पल पीड़ित किसी भरोसेमंद व्यक्ति, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, कोई करीबी दोस्त हो या कोई ऐसा इंसान जिस पर अटूट विश्वास हो, उससे इस बारे में बात कर लेता है, ब्लैकमेलर की आधी ताकत वहीं खत्म हो जाती है। मतलब वो डर का गुब्बारा फूट जाता है। बिल्कुल। जब व्यक्ति अपने करीबी को बता देता है कि मेरे साथ ये स्कैम हो गया है और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वो जो समाज के जजमेंट का डर था वो खत्म हो जाता है। सही बात है। इसके अलावा भविष्य के लिए कुछ बुनियादी सेफ्टी टिप्स हमेशा याद रखने चाहिए। जैसे कि अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल कभी ना उठाएं, सोशल मीडिया पर अजनबी प्रोफाइल से निजी बातें ना करें, ऐसा कोई भी कंटेंट ऑनलाइन शेयर ना करें जिसमें चेहरा साफ दिख रहा हो, और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कभी भी पब्लिक ना रखें। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोया जाए तो एक गोल्डन रूल सबसे ऊपर उभर कर आता है। वो क्या? शर्म के डर से पैसा मत भेजो। ये एक वाक्य अपने आप में एक ढाल है। डिजिटल युग में जहां तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है, वहां जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कमजोरी किसे मानते हैं। समाज में अक्सर ये धारणा होती है कि अगर कोई धोखाधड़ी का शिकार हो गया तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। हाँ, लोग अक्सर विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम की रिपोर्ट करना या अपनों से मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साहस है। बिल्कुल। चुप्पी तोड़ना ही वो एकमात्र तरीका है जिससे एक स्कैमर के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सकता है। किसी भी पीड़ित को ये समझना चाहिए कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए उसे अपनी जिंदगी खत्म करने या बर्बाद करने के बारे में सोचना पड़े। ये एक बहुत ही सशक्त संदेश है। सेक्सटॉर्शन का ये पूरा गोरख धंधा केवल तभी पनप सकता है जब डर और शर्म हावी हों। जिस दिन वो डर खत्म हो जाएगा, इन अपराधियों का पूरा बिजनेस मॉडल अपने आप ढह जाएगा। एकदम सही। अब इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो सीधे तौर पर हमारी अपनी डिजिटल आदतों से जुड़ा है। बताइए। जरा सोचिए, अगर इस स्कैमर्स पूरी तरह से हमारी पब्लिक कॉन्टैक्ट लिस्ट और हमारे ही दोस्तों, हमारे रिश्तेदारों के निर्णय या उनके जजमेंट के डर पर निर्भर करते हैं जी, तो क्या अनजाने में हमारे अपने ही डिजिटल सोशल नेटवर्क हमारे खिलाफ एक हथियार बन गए? ये सोचने वाली बात है। हमने सोशल मीडिया इसलिए बनाया था ताकि हम दुनिया से जुड़ सकें, लेकिन क्या अब वही जुड़ाव हमें डराने के लिए, हमें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। अगली बार जब कोई भी इंसान किसी अनजान की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे या अपनी फ्रेंड लिस्ट को दुनिया के लिए खुला छोड़ दे, तो इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि वो किसे अपनी जिंदगी में झांकने की इजाजत दे रहा है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।